सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दहेज की मांग आईपीसी की धारा 498 के तहत क्रूरता के अपराध के लिए कोई शर्त नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान क्रूरता के दो अलग अलग रूपों को मान्यता देता है। पहला, शारीरिक या मानसिक नुकसान, और दूसरा, उत्पीड़न जो पत्नी को संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की अवैध मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करता है। न्यायालय ने कहा कि हालांकि क्रूरता के ये दो रूप एक साथ मौजूद हो सकते हैं, लेकिन दहेज की मांग न होने से मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न के मामलों में इस धारा के लागू होने को बाहर नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से दहेज की मांग न होने से प्रावधान की प्रयोज्यता को नकारा नहीं जा सकता है, जहां शारीरिक हिंसा और मानसिक संकट के कृत्यों का प्रदर्शन किया गया है। धारा 498 आईपीसी के तहत अपराध का मूल क्रूरता के कृत्य में निहित है और यह केवल दहेज की मांग के इर्द गिर्द नहीं घूमता है। संदर्भ के लिए धारा का संबंधित भाग इस प्रकार है। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजनों के लिए क्रूरता का अर्थ है कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का हो जिससे महिला आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य, मानसिक या शारीरिक को गंभीर चोट या खतरा हो, या महिला का उत्पीड़न जहां ऐसा उत्पीड़न उसे या उसके किसी भी संबंधित व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से हो, या उसके किसी भी संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण हो। न्यायालय ने कहा कि इन दोनों धाराओं को अलग अलग पढ़ा जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि क्रूरता स्थापित करने के लिए दहेज की मांग की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। सुवेता बनाम राज्य 2009/6 SCC 757 पर भरोसा किया गया, जिसमें न्यायालय ने इस प्रावधान के आवश्यक तत्वों को इस प्रकार विभाजित किया: महिला विवाहित होनी चाहिए और उसके पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता का शिकार होना चाहिए। इसलिए दहेज की मांग से स्वतंत्र क्रूरता का कोई भी रूप धारा 498 आईपीसी के प्रावधानों को आकर्षित करने और कानून के तहत अपराध को दंडनीय बनाने के लिए पर्याप्त है, न्यायालय ने कहा। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसके पति और उसके रिश्तेदारों ने उसे पीटा था। तदनुसार धारा 498 के तहत पति और सास के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी। इसे चुनौती देते हुए आरोपी व्यक्तियों ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिका को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने पाया कि दहेज की मांग के बारे में कोई शिकायत नहीं थी। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता उच्च न्यायालय पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने शुरू में इस धारा को शुरू करने के पीछे के उद्देश्य पर चर्चा की। न्यायालय ने कहा कि इसका प्राथमिक उद्देश्य विवाहित महिलाओं को क्रूरता से बचाना है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। इसके अलावा ये धारा संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए अवैध मांगों को भी कवर करती है। इस प्रकार इस प्रावधान का व्यापक उद्देश्य महिलाओं को सभी प्रकार की क्रूरता से बचाना है, भले ही उत्पीड़न दहेज की मांग से जुड़ा हो। धारा 498 के स्पष्टीकरण के तहत उत्पीड़न की परिभाषा खंड बी में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, जो खंड 1 में वर्णित जानबूझकर किए गए आचरण से स्वतंत्र है, इसलिए दोनों को अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खंड 1 के अंत में या शब्द को शामिल करना स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि धारा 498 के प्रयोजनों के लिए क्रूरता में या तो जानबूझकर किया गया आचरण शामिल हो सकता है जो मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, या दहेज जैसी अवैध मांगों से संबंधित उत्पीड़न हो सकता है। इसके अलावा न्यायालय ने उद्देश्यों और कारणों के कथन पर भी चर्चा की। इसमें कहा गया है, इसलिए भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि दहेज हत्या के मामलों के साथ साथ विवाहित महिला के साथ ससुराल वालों द्वारा क्रूरता के मामलों से भी प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। न्यायालय ने कहा कि इसकी उचित व्याख्या ये होगी कि इस धारा के अंतर्गत क्रूरता दहेज की मांग से संबंधित क्रूरता की परिभाषा से परे है। मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय इस बात के लिए पर्याप्त तर्क देने में विफल रहा कि अपीलकर्ता द्वारा मारपीट किए जाने के आरोप क्रूरता की श्रेणी में क्यों नहीं आते। इससे संकेत लेते हुए मणिपुंज सेवा संस्थान में श्रमण संघीय महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि ठाना 7 के पावन सान्निध्य में श्रावक श्राविकाएं जिनवाणी श्रवण करने के लिए उत्साहपूर्वक पहुंच रहे हैं। आज धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया, मानव संयम छोड़ता जाएगा तो विश्व अनीति अवनति के गड्ढे में गिरता चला जाएगा। कान, आंख, नाक, रसना और स्पर्शन ये पांचों इंद्रियों में एक एक इंद्रिय अपना संयम खोने लगे तो जीवन के लिए प्राणघातक बन जाता है।
पतंगा दीपक लौ पर आसक्त होकर, किरण संगीत सुनकर मोहित बना, भंवरा गंध के वशीभूत होकर संयम खो देता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हाथी जैसा विशालकाय प्राणी भी स्पर्शनेंद्रिय के वशीभूत होकर गड्ढे में गिर जाता है। किसी एक इंद्रिय के वश में होकर जब ये वंचर प्राणी प्राण गंवा देते हैं तो मानव पांचों इंद्रियों के वश में आकंठ डूब रहा है, संयम खो रहा है, तो उद्धार कैसे संभव है? देखना, सुनना, गंध लेना, स्वाद लेना, भोजन करना आदि सभी क्रियाओं को पूरी करने में मन, वाणी एवं कर्म पर संयम रखना आना चाहिए। जन्म मरण के जंजाल से, संसार चक्र से, चार गति 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जीवन संयममय होना चाहिए। संयम सुख की खान है और असंयम पतन का मार्ग है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया, अनासक्ति अध्यात्म की आत्मा है और आसक्ति संसार बढ़ाने के कारण है। अनासक्ति का विकास करने के लिए परिवार, शरीर और इंद्रियों के विषय के प्रति भेद विज्ञान की दृष्टि से चिंतन करते हुए नश्वरता का भान करें। आत्मा अजर अमर है, सदैव चिंतन करें, जीव अकेला आया है, अकेला जाएगा। परिवार स्वार्थ की धुरी पर चलता है, सुख के सभी साथी हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता। जब तक पैसा पास है तो परिवार भी आपको भगवान मानता है। पैसा न होने पर सारा प्रेम कपूर की तरह काफूर हो जाता है। शरीर भी रोग धर्म मरण धर्म है, इसलिए समय रहते चेत जाओ। जब तक बुढ़ापा ना आ जाए, इंद्रिय बल क्षीण न हो जाए, रोग आक्रमण न कर ले, उससे पहले धर्म आराधना में तत्पर हो जाएं और शाश्वत आत्मा को आवागमन से मुक्त करने का प्रयास करें। साध्वी डॉक्टर राजकीर्ति जी मारासा ने कहा कि गुणों के प्रति हमारे हृदय में यदि अनुराग हो तो हम गुण ग्रहण करके गुणवान बन सकते हैं। गुणानुरागी व्यक्ति अपने अपने अवगुणों को दूर करके आदरणीय बन सकता है। संघ अध्यक्ष श्रीमान शिखरचंद सिंघी ने जानकारी दी कि चातुर्मासिक कार्यक्रमों में त्याग, तपस्या, जप जाप, बाल संस्कार शिविर आदि का आयोजन होगा। उन्होंने साधर्मी बंधुओं को अधिक से अधिक धर्म लाभ लेने का आग्रह किया। सावर रोड, केकड़ी, लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय की छात्रा अंजलि कुमावत, सुमन मीना और सानिया खान को कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्राप्त हुई है। ये स्कूटी शैक्षणिक सत्र 2022-23 की स्कूटी वितरण पेंडिंग थी जो छात्रा को प्राप्त हुई है। इस उपलब्धि पर महाविद्यालय में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। महाविद्यालय के प्राचार्य ने छात्रा को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह योजना बालिकाओं को उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करती है। प्राचार्य सहित समस्त स्टाफ ने अंजलि कुमावत को बधाई दी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर केकड़ी चंद्रशेखर भंडारी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत उपखंड केकड़ी के ग्राम पंचायत निमोद शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। शिविर में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप इन शिविरों का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ देना है। इसके लिए सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र व्यक्ति को उसका हक वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से लेकर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उपस्थित सभी विभागों के विभागाध्यक्षों से कैंप की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली एवं सभी को निर्देशित किया कि समय पर कैंप में आने वाली समस्याओं का समाधान करें। शिविर में सभी विभागों ने अपनी योजनाओं से आमजन को लाभान्वित किया। किसानों को खाद एवं बीज के मिनी किट तथा प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया।